जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, जिसमें हम इंडिया के अलग अलग फीचर्स को समझ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने द माउंटेन रेंजेस यानी द नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस यानी उत्तर के विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को देखा। उसके बाद उत्तर के विशाल मैदान को पढ़ लिया था और उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार को भी पढ़ लिया था। साथ ही साथ इंडियन डेजर्ट को भी देख लिया था। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम भारत के तटीय मैदानों को समझेंगे, जिन्हें इंग्लिश में कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं यानी समुद्री सीमा बनाते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि भारत के कुल 9 ऐसे स्टेट हैं, यानी 9 भारत के ऐसे राज्य हैं जो क्या बनाते हैं, कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटका, पांचवा है केरल, छठवां है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है ओडिशा और 9वां है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो भारत के कुल कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं? तो भारत के कुल 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये समुद्री सीमा कितनी लंबी है तो आपको बता दें, भारत की इन 9 राज्यों में फैली हुई समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये चूंकि भारत का मुख्य भाग है, भारत के और भी भाग हैं जो आइलैंड के रूप में हैं यानी कि द्वीप के रूप में है, वो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है। तो टोटल अगर आपसे पूछे कि भारत की समुद्री सीमा कितनी है टोटल, तो आपको याद रखना है 7516.5 किलोमीटर। दोनों डाटा याद रखना है। ठीक है, मेन लैंड में भारत की जो समुद्री सीमा है वो 6100 किलोमीटर है, जो 9 राज्यों में फैली हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। अब भारत के जो कोस्टल प्लेन हैं इन्हें हम 2 तरह से पढ़ेंगे, 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं कि कोस्टल प्लेन होते क्या। ऐसे प्लेन जो समुद्री सीमा से टच हो उन्हें हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। नहीं, प्लेन तो नॉर्मल होता ही है, लेकिन अगर वो किसी नदी या समुद्र के किनारे है, उसका जो बाउंड्री है वो सटा हुआ है, तो उसे ही हम तट कह देते हैं। ठीक है, यानी कोस्ट कह देते हैं। ठीक है, अब भारत में 2 तरह से, एक वेस्ट की तरफ कोस्ट है, एक ईस्ट की तरफ कोस्ट है। तो इसे ही हम अगर बीच से डिवाइड करें तो इधर जो प्लेन होगा उसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोला जाएगा और इधर जो प्लेन होगा उसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो भारत में कितने तरह के तटीय मैदान हैं? तो 2 तरह के, यानी 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कैसे? जो वेस्ट की तरफ तटीय मैदान है यानी अरेबियन सी से जुड़ा हुआ जो मैदान है उसे हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलेंगे, और जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ भाग है उसे हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलेंगे। अब देखते हैं ये फैला कहाँ तक हुआ है। तो आपको पता है भारत के इस वाले पार्ट में तो पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू ही भरा हुआ है, और यहाँ पास पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, और यहाँ इधर है ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट। ठीक है, तो ये है ईस्टर्न घाट और ये है वेस्टर्न घाट। इन पहाड़ों के, इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में तो ये पूरा आपका क्या भरा हुआ है, पठार भरा हुआ है। इसके इधर देखिए ये मैदान आपको दिख रहा होगा, ये जो मैदान है ये मैदान, और इधर भी आपको ये मैदान दिख रहा होगा। इन्हें ही हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि कोस्टल प्लेन है क्या, यानी तटीय मैदान है क्या। तो कैसे बताएंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है? तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच के मैदान को, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच के मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद पूर्वी तटीय मैदान देखते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच के मैदान को हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। तो भारत में कुल कितने कोस्टल प्लेन हैं? 2 तरह के कोस्टल प्लेन हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये कितने राज्यों में फैले हुए हैं? तो 9 राज्यों में फैले हुए हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि हम वेस्ट बंगाल को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हम वेस्ट बंगाल को गंगा का निचला मैदान में पढ़ लेते हैं, चूंकि हम इसे किस में, प्लेन में पढ़ लेते हैं। तो इधर भी ये कोस्टल प्लेन में, चूंकि समुद्री सीमा बना रहा है इसलिए हमें कोस्टल प्लेन में भी लेना पड़ता है, पर पूरा भाग नहीं, केवल इसका आधा भाग समझिए। यहाँ एक नदी बहती है, स्वर्णरेखा नदी, उसी के इधर वाले पार्ट को ही हम कोस्टल प्लेन लेते हैं। ठीक है, अब आपको बता दिया भारत की समुद्री सीमा कहाँ तक है, 6100 किलोमीटर। अब यही हमें दोनों कोस्टल प्लेन्स देखने हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आपको दिख रहा होगा कम चौड़ा है, यानी इसकी चौड़ाई, ये पतला मैदान है,
पतला मैदान है। जबकि इधर वाला मैदान देखिए कहीं चौड़ाई ज़्यादा है, कहीं कम है। इसकी भी चौड़ाई यहाँ बस गुजरात के इस वाले इलाके में, काठियावाड़ वाले इलाके में चौड़ाई ज़्यादा है, और जबकि गोवा के पास आते आते ये बहुत कम हो जाता है, और फिर इधर केरल के पास आते आते फिर चौड़ा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ आपको पता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को मिलन बिंदु जो होता है वही नीलगिरी पहाड़ी बनती है। ये सब तो आपको पढ़ा ही दिया गया। ठीक है, अब देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कम चौड़ा है किसकी अपेक्षा? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की अपेक्षा। कितना चौड़ा है? तो इसकी अगर औसत, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर औसत चौड़ाई देखें तो लगभग 10 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच में है। अब ये वैरी क्यों कर रहा है? क्योंकि केरल के पास इसकी मिनिमम चौड़ाई हो जाती है 10 किलोमीटर, और केरल कह रहे हैं गोवा के पास, और 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई ये गुजरात वाले इलाके में ये मैदान यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पश्चिमी तटीय मैदान चौड़ा हो जाता है। तो इसकी औसत चौड़ाई अगर आपसे पूछे तो कितनी है? 10 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच में। इसी तरह ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी पूर्वी तटीय मैदान ये चौड़ा है, इसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर से 360 किलोमीटर के बीच में। ये पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा काफ़ी चौड़ा है। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो बंदरगाह के लिए बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इधर की जो समुद्री गहराई है वो अधिक है। कोई बड़ा शिप आएगा तो वो समुद्र तट, इसके तट पे बिल्कुल अंदर की ओर आ जाता है, बिल्कुल सट के खड़ा हो जाता है किसी भी शिप से, तो अनलोडिंग में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसकी अपेक्षा पूर्वी घाट का जो तटीय मैदान है उसके पास का जो समुद्र है वो कम गहरा है, इसलिए वो बंदरगाह के लिए नहीं अच्छा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंदरगाहों की स्थिति के हिसाब से सबसे अच्छा मैदान कौन सा है, पूर्वी तटीय मैदान कि पश्चिमी तटीय मैदान? तो आपको बताना रहेगा पश्चिमी तटीय मैदान, यानी इधर जो बंदरगाह रहेंगे वो अच्छे रहेंगे, प्राकृतिक रहेंगे। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए भारत के जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पर ही हैं। जैसे मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है, ये गुजरात में यहाँ। ठीक है, तो ये सब बड़े बड़े बंदरगाह हैं। उसी तरह मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा में है, मंगलौर बंदरगाह है आपका। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह, सब फेमस बंदरगाह किधर है? इधर भी बंदरगाह हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बंदरगाह हैं, चेन्नई है, तूतीकोरिन है, एन्नौर है। ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी जान लीजिए। तो बंदरगाहों की स्थिति के हिसाब से सबसे अच्छे तटीय मैदान कौन से हैं? तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी पश्चिमी तटीय मैदान। और इधर भी हैं बंदरगाह लेकिन कम गहरे हैं। यहाँ एन्नौर बंदरगाह तो इतना कम गहरा है कि अगर कोई बड़ी शिप से मान लीजिए सामान आ रहा है तो उसके अनलोडिंग के लिए यहाँ वहाँ उससे सामान देने जाना है तो एक छोटी जहाज़ को हमें ले जाना पड़ता है। वो जहाज़ दूर ही खड़ी हो रहती है और यहाँ से वो सामान अनलोडिंग के लिए जाता है या लोड होने के लिए जाता है। ठीक है, अब और क्या देखते हैं इसमें? चूँकि ये मैदान बायोडाइवर्सिटी के लिए भी फेमस है, यानी ये मैदान पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा ज़्यादा हरियाली वाला है। ठीक है, यहाँ खेती के संसाधन, चूँकि यहाँ बारिश बढ़िया होती है, इधर बारिश नहीं हो पाती है। अब वो जलवायु वाला टॉपिक है इसलिए उसमें पढ़ेंगे। अभी बस आप याद रखिए कि पूर्वी तटीय मैदान कम हरा भरा या उपजाऊ होता है किसकी अपेक्षा? पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा। ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं वो सब बंगाल की खाड़ी की ओर ही गिरती हैं, क्योंकि भारत का जो झुकाव है वो कुछ ऐसा है। यानी अगर आप एक कॉपी के हिसाब से समझें तो जैसे मान लीजिए ये पेपर है, अगर भारत को देखेंगे तो भारत कुछ ऐसा है। ठीक है, यानी पश्चिमी तटीय मैदान की ऊंचा है किसकी अपेक्षा? पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा। तो ऐसे कुछ नदियां बह के आती हैं। अब वो चाहे गोदावरी नदी हो, चाहे वो कृष्णा नदी हो, चाहे वो कावेरी नदी हो, ये सारी नदियां किधर गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट ऊंचा है किसकी अपेक्षा? पूर्वी घाट की ऊंचा, और पूर्वी घाट जो है वो टूटा हुआ मैदान है। ठीक है, अब देखिए और भी दो चीज़ें, दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। पूर्वी तटीय मैदान बंदरगाहों के लिए अच्छा है, दंतुरित है, इसलिए यहाँ जहाज वगैरह अच्छे से लग जाती हैं। जबकि ये पश्चिमी तटीय मैदान बंदरगाहों के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें ये दंतुरित है, इसमें जहाज बड़ी बड़ी शिप आ सकती हैं पास में, और ये गहरा ज़्यादा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ जहाज़ों को लाने में। जबकि पूर्वी तटीय मैदान में समस्याएँ हैं। ठीक है, जो भी बड़े बंदरगाह हैं वो किधर हैं? तो पश्चिमी तटीय मैदान यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ है। अब बड़ी बड़ी जो भी नदियां हैं, चूँकि पश्चिमी तटीय मैदान की ऊंचाई अधिक है, पूर्वी तटीय मैदान की तरफ ढाल है, इसलिए जितनी भी बड़ी नदियां हैं वो किधर आती हैं? वो चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, चाहे गोदावरी हो, जो भी बड़ी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। और पूर्वी तटीय मैदान की तरफ जाने वाली जो नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती हैं। ये अंतर है, ध्यान से, कन्फ्यूजन हो जाता है, याद रखिएगा।
पूर्वी तटीय मैदान की तरफ गिरने वाली नदियाँ, वो चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। अब डेल्टा क्या होता है? आपको पता है नदियाँ पहाड़ों से ऊंचाई से बह करके आती हैं, तमाम तरह का कचरा और साथ अपने साथ लाती हैं, और जितनी क्या स्पीड नदियों की अपने जवानी वाले फेज़ में होती है, यानी कि अपर कोर्स में होती है, उतनी उनके लोअर कोर्स में नहीं होती है। इसलिए पानी जो अवसाद अपने साथ ला रहा है, नदियों का पानी जो अवसाद ला रहा है, वो समुद्र में नहीं गिरा पाता, बल्कि समुद्र के मुहाने पर ही रख देता है। यानी नदियों का जो मुहाना होता है वहीं पास रुक जाता है और वहीं पास ढेर लगा देता है अवसाद का। वही अवसाद ही हमें क्या कहलाते हैं? डेल्टा। ठीक है, वो डेल्टा बहुत उपजाऊ मैदान होते हैं। ठीक है, तो मुहाने पर लाकर रख दिया तो डेल्टा बन गया। लेकिन अगर उसी कचड़े को समुद्र में जाके गिरा दिया और वहाँ किसी मैदान का निर्माण हो गया तो उसे हम एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, समझिएगा, नदियाँ आई और नदियाँ अपने अवसादों को अपने मुहाने पर लाकर छोड़ दी तो वहाँ जो मैदान बना उसे डेल्टा कहेंगे। लेकिन उसी अवसाद या कचड़े को गिरा दी समुद्र में तो वहाँ जो मैदान बनेगा उसे एस्चुरी कहेंगे। दोनों में अंतर है, एक डेल्टा है, एक एस्चुरी है। डेल्टा को डेल्टा ही बोलते हैं, एस्चुरी को ज्वारनात्मक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो आपको याद रखना है पूर्वी तटीय मैदान की तरफ गिरने वाली जो भी नदियां हैं वो डेल्टा बनाएंगी। लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो आपको बता दें, एक बड़ी नदी है नर्मदा, दूसरी बड़ी नदी है ताप्ती, तीसरी नदी है पेरियार, केरल से गिरती है। ये सारी नदियाँ क्या बनाती हैं? तो ये सारी नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। यानी पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ गिरने वाली सभी नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान की तरफ गिरने वाली सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब हम और भी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ध्यान रखिएगा, डेल्टा और एस्चुरी में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आपको बता दें कि भारत में कुल 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं, तो इनके तटीय नाम भी हैं कुछ, यानी इनकी तटीय सीमा के कुछ नाम भी हैं। ये है जो इनकी तटीय सीमा, कोस्टल बाउंड्री, इनके नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वो याद रखना जरूरी है। तो अब हम उससे थोड़ा देख लेते हैं। तो आपको बता दिया था टोटल 9 राज्य में बन रही थी तटीय सीमा। अब यहाँ ऊपर वाला तो ये भी है मैदानी, लेकिन चूंकि ये बेकार भूमि है, इसे रन ऑफ कक्ष बोलते हैं। ठीक है, वो हमारे काम की नहीं है। मेनली मैदान जो गुजरात का जो मैदान है, पर्टिकुलर हर स्टेट के मैदान को अलग नाम दिया गया है। तो गुजरात राज्य का जो मैदान है उसे काठियावाड़ तट कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, काठियावाड़। तो गुजरात के तट का नाम काठियावाड़। हमें टोटल 7 नाम याद रखने हैं। तो काठियावाड़, उसके बाद महाराष्ट्र के बीच में जो तट है, यहाँ दमन से महाराष्ट्र में पूरा गोवा के स्टार्टिंग यानी उत्तरी भाग पर जो तटीय सीमा है उसका नाम है कोंकण तट। ठीक है, गुजरात के तट का नाम काठियावाड़ तट। ठीक है, महाराष्ट्र के तट का नाम कोंकण तट, और गोवा से लेकर के पूरा आप कर्नाटका ले लीजिए, इस तट का नाम कन्नड़ तट। ठीक है, कन्नड़, या इसी का दूसरा नाम केनारी है। एग्जाम में बदल के दे देता है, क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा। पश्चिमी तटीय मैदान में कर्नाटक के तट का नाम क्या है? तो केनारी तट। ठीक है, महाराष्ट्र के तट का नाम कोंकण तट, गुजरात के तट का नाम काठियावाड़ तट। ठीक है, याद रखिएगा, काठियावाड़। इसके बाद आता है केरला। केरला का तट का नाम है मालाबार तट। याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। भारत में प्रवेश करने वाला मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? केरल में। किस तट से प्रवेश करता है? तो मालाबार तट से। ठीक है, क्योंकि केरल के तट का नाम ही क्या है? मालाबार तट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हमें पश्चिमी तटीय मैदान के सभी तटों के नाम याद रख लिया। काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ या केनारी, मालाबार। उल्टा बोलेंगे, मालाबार तट, फिर कन्नड़ या केनारी तट, फिर उसके बाद कोंकण तट और फिर काठियावाड़ तट। ठीक है, यहाँ पास इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा हो जाती है, यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की चौड़ाई सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो गुजरात के तट के पास होती है। अब देखते हैं इधर के तटीय मैदान। यहाँ कन्याकुमारी तक रहता है ये पूरा। आपको पता है तमिलनाडु भारत में मेन लैंड का सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है वो कन्याकुमारी है। ठीक है, या उसी का नाम केप कैमोरिन है। ठीक है, वो आगे हम लोग समझेंगे। अभी आपको ये समझना है कि जो केरल का तट है उसका नाम मालाबार है, कर्नाटक का तट का नाम कन्नड़ या केनारी है, कोंकण तट का कोंकण, महाराष्ट्र के तट का नाम कोंकण तट है, और गुजरात के तट का नाम काठियावाड़ तट है। ठीक है, तट बोलने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ कन्याकुमारी से लेकर के ये पूरा आधा आप आंध्र प्रदेश ले लीजिए, तो इस वाले तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। इसके बाद यहाँ से पहले जब ये आंध्र प्रदेश पूरा राज्य नहीं था, बल्कि ये इधर वाले पार्ट यानी कोरोमंडल से थोड़ा ऊपरी वाले पार्ट को हम गोलकुंडा
तट के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? गोलकुंडा। लेकिन अब वो नाम नहीं है, तो अब इस तट का नाम क्या है? तो पहले भी यहाँ था, वो था उत्तरी सरकार का तट या नॉर्दर्न सरकार का तट। ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, तो कोरोमंडल तट, फिर नॉर्दर्न सरकार, और फिर जो ये उड़ीसा दिख रहा है, यहाँ एक स्वर्ण रेखा नदी बहती है। देखिए इधर जो यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ जो हम तट याद कर रहे हैं वो नदियों के आधार पर याद कर रहे हैं। उधर तो राज्यों की बाउंड्री के हिसाब से काम हो रहा था, जहाँ तक जिस राज्य की बाउंड्री थी उसके हिसाब से महाराष्ट्र के तट का नाम था कोंकण तट, कर्नाटक के तट का नाम था कन्नड़ या किनारी तट, मालाबार, केरल के तट का नाम मालाबार था। लेकिन इधर जब याद करेंगे तो हम नदियों के हिसाब से, तो यहाँ से पहले नदी बना देते हैं। यहाँ से मान लीजिए निकलती है गोदावरी नदी, ठीक है, नासिक के पास, सॉरी नासिक के पास से तो कृष्णा निकलती है, ठीक है, और ये रही कृष्णा नदी, और ये रही कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है आपकी कावेरी नदी। तो कावेरी नदी, फिर कृष्णा नदी, फिर गोदावरी नदी, और झारखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। ये 4 नदियाँ आपको याद रखनी, क्योंकि इन्हीं के बीच से हम मैदान को डिवाइड करेंगे। तो ये कावेरी नदी के पहले और कन्याकुमारी के बाद वाले तट का नाम ही कोरोमंडल तट है। फिर कावेरी नदी और कृष्णा नदी के बीच वाले मैदान का नाम नॉर्दर्न सरकार का यानी उत्तरी सरकार का तट है। और उसके बाद ये वाली जो नदी है गोदावरी से लेकर के स्वर्ण रेखा नदी, इसके बीच के मैदान को उत्कल तट कहते हैं, उत्कल तट। ठीक है, उत्कल कोस्ट। ठीक है, ये नाम आपके राष्ट्रगान में भी आता है, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल। तो उत्कल किसका नाम था? उड़ीसा का नाम था, इसीलिए उसके तट का नाम उत्कल तट रखा गया। तो हमने कुल 7 तट दिखे। ठीक है, कौन कौन से? इधर से स्टार्ट करेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से चलेंगे और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे खत्म कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले काठियावाड़ तट, फिर कोंकण तट, फिर कन्नड़ या किनारी तट, फिर मालाबार तट, फिर इधर आएंगे नीचे तमिलनाडु के तट का नाम कोरोमंडल तट, ऊपर जाएंगे नॉर्दर्न सरकार यानी उत्तरी सरकार का तट, और फिर ऊपर जाएंगे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा पार्ट लेंगे तो वो आएगा आपका उत्कल तट। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद हमें बस एक ही फिजिकल फीचर समझना है भारत का, वो है आइलैंड। भारत के ग्रुप ऑफ आइलैंड, वो अंडमान निकोबार आइलैंड है और आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, और भी छोटे मोटे जैसे वेलिंगटन तट हो गया, व्हीलर द्वीप हो गया, न्यू मोरे द्वीप हो गया, ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप हो गया, सॉल्सेट द्वीप हो गया। मुंबई शहर किस पर स्थित है? तो सॉल्सेट द्वीप पर। तो इसके बाद हमें ग्रुप ऑफ आइलैंड ही पढ़ना है। उम्मीद है आपको फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में कोस्टल प्लेन समझने में दिक्कत नहीं होगी। कोस्टल प्लेन हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, ठीक है, और उसी हिसाब से हमने समझा। इसके बाद वाले वीडियो में हो सकता है हम लोग पहले सी पोर्ट पढ़ लें और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइलैंड वगैरह। ठीक है, उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तब तक जय हिंद।